पता रात को आपको नोटिफिकेशन आ जाए, भगवान ना करे, और नोटिफिकेशन आ जाए कि 3 घंटे ही है अब एग्जाम। क्या नीट में नोट्स बनाने चाहिए? नीट क्रैक करके जो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना और एमबीबीएस लेना इज वेरी टफ, वे टफर देन आईआईटी क्रैक करना। लिखो आई विल गिव जेई मेंस के जो 4 पेन से आप नोट्स लिखते हो, पिंक, ग्रीन, रेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका इस बार आखिरी अटेम्प्ट होगा। ये पहली बार नहीं हो रहा कि मैं नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। मैं जेई की फील्ड का दुनिया का मोस्ट पॉपुलर मेंटोर हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं नीट एस्पिरेंट्स को गाइड नहीं करता। मेरे पास मेंटोरशिप में 2000 से ज्यादा अभी भी नीट एस्पिरेंट्स हैं। इनफैक्ट मेरी खुद की सिस्टर नीट क्वालिफाइड है। सबसे पहला नीट एस्पिरेंट जिसे मैंने गाइड किया था वो मेरी खुद की सिस्टर थी। आज वो 5th ईयर में आ चुकी है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, देश के वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक कॉलेज है, उसमें मेरी सिस्टर एमबीबीएस पढ़ रही है। नीट से मेरा एक और बड़ा गहरा रिश्ता है। आईआईटी में 1st ईयर में मेरा बेस्ट फ्रेंड होता रहा तमोगना, उसकी ऑल इंडिया रैंक 93 थी जेई एडवांस्ड में, उसने आईआईटी ड्रॉप आउट कर दिया और एम्स में ऑल इंडिया रैंक 3 लाया। मैंने बहुत टाइम उसके साथ और अपने बहुत सारे जो नीट रैंकर और एम्स रैंकर मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ बहुत बार नीट की स्ट्रेटजी डिस्कस की है, और वो स्ट्रेटजी हम अपने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से, उनको हम देते हैं वो सारी स्ट्रेटजीज। कुछ टाइम पहले मैंने सर्वे किया था और देखो कि मेरे फॉलोअर में कितने % नीट एस्पिरेंट्स हैं। ये स्ट्रेटजी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आए दिन हर रोज मेरे पास नीट एस्पिरेंट्स के कमेंट्स आते हैं। अगर इस वीडियो पर 2000 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो नीट शांत जिंदल आज से नीट की भी सारी स्ट्रेटजी वीडियोस बनाएगा। नीट और जेई में मुश्किल क्या है, आप अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे जैसे 15 साल के बच्चे करते हैं तो आपको दिखेगा कि भाई जेई जो है वो जेई एडवांस सबसे मुश्किल एग्जाम है दुनिया का, बट ये सच नहीं है। एक्चुअल जब आप क्रैक करने जाओगे और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आप देखोगे कि नीट क्रैक करके जो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना और एमबीबीएस लेना इज वेरी टफ, वे टफर देन आईआईटी क्रैक करना। क्योंकि आप इमेजिन करो 720 में से भी 720 लाने पर अगर आपको एम्स नहीं मिल रहा तो क्या 721 लाओगे? मैंने जेई एडवांस में 4 महीने में ऑल इंडिया रैंक 247 लाकर आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। आईआईटी दिल्ली देश का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीट में बचे हुए 6 मंथ्स में आप 700+ मार्क्स कैसे ला सकते हो। बाकी सारे लोग अपने नीट के नूब क्रिएटर्स की वीडियोस देखते हैं, आप निशांत जिंदल की वीडियो देख रहे हो, आप सबसे आगे जाओगे अगर आपने सारी चीजें अप्लाई कर दी तो। नीट के एक एस्पिरेंट ने भी कुछ टाइम पहले हमारे चैनल पर कन्फेशन किया था कि वो 4 साल से नीट की प्रेप रिपीट करे जा रहा है। इतने में उसके एक कजन ने बीएससी कर ली, साथ में 12th पास करी थी दोनों ने। मैं जेई के एस्पिरेंट दरअसल मुझे जानते हैं। मैं थोड़ा सा यार वो बड़ा भाई हूँ जो थोड़ा सा रूड बात करता है, जो आपको रूड अवेकनिंग देता है। वो 15 साल का बच्चा जब तक जागेगा नहीं वो कैसे वो चेंज लेकर के आएगा अपने अंदर। मेरी बातें आपको एक बार चुप ज़रूर सकती हैं पर वो आपको एक ऐसा पर्सन बना देंगी जो नीट क्रैक कर लेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं थोड़ा इसी तरह से ही बात करूँगा, दैट इज़ माई वे, बट आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। एंड मेरी बातों के पीछे सेंस समझने की कोशिश करना और इस वीडियो के एंड में कमेंट्स में इसकी पूरी समरी लिख देना। बार बार नीट क्यों देना पड़ा? आपको अगर एक बार भी तसल्ली से सेल्फ एनालिसिस कर लेते या किसी एक्सपर्ट से जिसने एमबीबीएस जो कर रहा है, जिसने नीट क्रैक कर लिया, जैसे कि हमारे सिस्टम में मेंटोर्स हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हो। आप अगर एक बार भी अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करवा लेते ना तो आपको पता चलता कि यार कहाँ कमी है। आप उस कमी पर वर्क करते, इश्यूज आते, आप फिर अपने मेंटोर से डिस्कस करते और आप एक बार उसको फिक्स कर देते। इस प्रोसेस में ना बहुत इजी हो जाता और आपका नीट क्रैक हो जाता। 4 बार ड्रॉप लेना क्यों पड़ा? आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला, दूसरा अटेम्प्ट होने वाला, तीसरा अटेम्प्ट होने वाला। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं कमेंट इसलिए भी चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस में जैसे सबके नाम मैं पढ़ता होता हूँ कि किसका कितना हुआ, ताकि मैं आप लोगों के हिसाब से आगे वीडियो बना पाऊँ। हमारे प्रोग्राम में जो नीट एस्पिरेंट्स हैं हम उनको 3 पैरामीटर्स पर एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है सिलेबस कंप्लीशन। एक एस्पिरेंट ने अपना पूरा सिलेबस कितना % सिलेबस कर लिया है नीट के लेवल पर। ये नहीं ना कि मैंने कुछ भी कर लिया, नीट के लेवल पर। ऐसा मतलब कि अगर वो चैप्टर हो गया है
तो उसमें आपके क्वेश्चंस हो जाएं अगर आप अटेम्प्ट करो तो। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं किए हुए, अभी आता नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। नीट के क्वेश्चंस हो जाए ऐसे कितने % चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, इस बात पर हम इवैल्यूएट करते हैं। सेकंड पैरामीटर होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप हर चैप्टर जब करते हो तो 200 से 300 क्वेश्चंस करते हो। जब आप 10 चैप्टर कर लेते हो तो आप 2000 से 3000 क्वेश्चंस करते हो। आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं वो डिसाइड करता है कि आप कितने शार्प हो और आपका सक्सेस का कितना चांस है। थर्ड पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट के मार्क्स। मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स जो है ना जो 5 साल से नीट प्रेप कर रहे हैं, वो दरअसल मेरे को 8 साल से जेई की आदत है। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ना 5 साल के PYQs एग्जाम सेंटर में दे के आ चुके हैं। लेकिन यही 15 साल के नहीं, 20 साल के नूब भाई रोस्ट कर रहे भाई। ये 20 स्टैंड अप हो गया। यही 20 साल के नूब जो 5 बार मॉक टेस्ट दिया है, जिन्होंने 5 साल में, 1 साल में अगर हर हफ्ते मॉक टेस्ट देते और उसमें अपने मार्क्स इंप्रूव करते तो बात ही कुछ और थी। हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे मॉक टेस्ट जरूर दें और उस मॉक टेस्ट के मार्क्स पर हम स्टूडेंट की प्रिपरेशन को एनालाइज करते हैं। तो ये 3 पैरामीटर है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिलेबस कंप्लीशन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कितने किए और टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। 10 सेकंड के लिए ऑनेस्ट होके आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर्स बताओ। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो लिखो कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, और आप अपने नीट के स्कोर्स बताओ। अगर आप चाहते हो कि ये एनालिसिस कोई नीट क्वालिफाइड पर्सन जो अभी देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है या डॉक्टर है वो आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज करे, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप उनके साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। अभी क्या भी बुक कर लो। आपको पता ही है कि मेडिकल की सीट्स कितनी कम होती हैं, तो हम ये चीज़ सिर्फ 100 एस्पिरेंट्स के लिए कर पाएंगे। तो आपको जैसे ये लिंक दिखे और अगर वर्क कर रहा हो, क्योंकि 100 के बाद ये वर्क करना बंद कर देगा, तो आप इसको तुरंत ज्वाइन करो। अब बात करते हैं नीट के 6 मंथ रोड मैप। सबसे पहला है नवंबर से जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 मंथ्स। इसमें आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और सारे बैकलॉग्स खत्म करने हैं। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब यही है, सारे बैकलॉग खत्म करो, सारे वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, और जहां जहां प्रैक्टिस का डेफिसिट है कि प्रैक्टिस छूटी हुई है वहां प्रैक्टिस कंप्लीट करो, सारे क्वेश्चंस खत्म करो। हो गया सिलेबस कंप्लीशन। आपको सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है और हर चैप्टर का आपको हर कोना समझना है, क्योंकि क्वेश्चन अब कहीं से भी आ जाता है। एनटीए ने सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स ही नहीं, मुझे पता है नीट एस्पिरेंट्स का भी बहुत ज्यादा नुकसान किया हुआ है, तो उसके बारे में भी आगे कभी बात करेंगे। आपको पता है एनटीए ने जेई मेन से 90 दिन पहले एग्जाम का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। आपको इसका भी ख्याल रखना कि कभी रातों रात आपको भी ऐसी न्यूज ना आ जाए। 3 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है। अगर आपको इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। जेई के अंदर जूलॉजी और बॉटनी नहीं होती, तो जेई और नीट में बहुत बड़ा फर्क है। आपको जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मल्टीपल बार पढ़ने हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन में ये 4 जो चीज़ें बोली है मैंने, जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको 5 बार अपनी प्रिपरेशन में पढ़नी है। तो 3 महीने में सिलेबस खत्म करने के बाद आपको इन चारों चीज़ों की 3 रिविजन और लगानी है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पर। फरवरी में हम क्या करेंगे? क्या नीट में नोट्स बनाने चाहिए? फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर जो मैंने आपको 4 चीज़ें बोली, जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें भी आपको नोट्स नहीं बनाने। इनके नोट्स आप कहीं से अरेंज कर लो, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। जो नोट्स हम अपने मेंटोरशिप स्टूडेंट्स को नीट के लिए देते हैं वही नोट्स हम आपको भी दे देंगे। उन नोट्स को प्रिंट आउट करवाओ और उन पर डूडलिंग करो। जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मुझे ये समझने की जरूरत है, वो उस पर डूडलिंग करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप उन नोट से पढ़ने के बाद, रिविजन्स करने के बाद आप एक अपनी नोटबुक बनाओ और उसके अंदर ना आप हर रोज जब भी, जैसे आपने कुछ 4 चीजें पढ़ी, तो वो 4 चीजें आपको बहुत गंदी हैंड राइटिंग में, मैं फिर से बोलो, गंदी हैंड राइटिंग में बहुत तेज पेंसिल चला के, पेन चला के बहुत तेज अपने माइंड से लिखना है। बुक और कोई और नोट्स बंद रहेंगे, तो ऐसे करके आपको लिखना है। तो लिखने का आपको माइंड से रिकॉल करने की प्रैक्टिस अलग हो गई, नोट्स आपके अलग हो गए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हरकत बिल्कुल मत करना कि जो 4 पेन से आप नोट्स लिखते हो, पिंक, ग्रीन, रेड और ब्लैक, कमेंट्स में लिखो ब्लू पेन से तेज गंदी हैंडराइटिंग में कोरे कागज पर सारी बुक्स बंद करके फिर लिखूंगा। ऐसे अगर आप करोगे ना, तो बाकी सारे लोग जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना नोट्स वगैरह पूरा सजा के बनाने में और फिर उस चीज़ें पढ़ने में,
आपका बहुत टाइम बचेगा। जेई में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यही स्ट्रेटजी फॉलो करके ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 169, 240, 281 इस तरह के बहुत सारे रैंकर्स बने। आपको अगर मेरी स्ट्रेटजी पे डाउट होता है ना, आप 1-2 चैप्टर्स में ट्राई करके देखो, आपको अपने आप नतीजा दिखेगा। तो आप फेब के महीने में अपना कोरा कागज टेस्ट ले लो, कोरे कागज पे, प्लेन पेपर पे आप, और उसको नोटबुक में भी कर सकते हो। उसमें आप बिना कहीं से देखे आप भरते जाओगे, भरते हेडिंग लिख लो, उसके बाद अंदर का खुद भरो। ऐसे करके आपको पूरी रिवीजन कर लेनी है। और साथ में आपको ना क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। क्वेश्चंस कैसे रिवाइज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जब आप पहले फेज में, जब 3 महीने मैंने आपको बताया क्वेश्चन वगैरह करना, तो आप ना क्वेश्चन जो कर रहे थे उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए है जो आपने थ्योरी पढ़ी तो सीधा सीधा हो गए। कैटेगरी बी में आप वो डालो जिनमें या तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, या आपसे कोई गलती हो गई, या आपको आता था पर आपको क्लिक नहीं हुआ, वो आप कैटेगरी बी में डालो। और कैटेगरी सी में आप ये डालो, अरे यार ये तो मेरे को आता ही नहीं था, टोटली अनएक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन जो है कैटेगरी सी में डालो। तो जब आप रिवीजन कर रहे होगे ना, तो ए कैटेगरी को देखने की ऐसा जरूरत नहीं। जब आप थ्योरी रिवाइज कर लोगे तो आपसे दोबारा से ए कैटेगरी क्वेश्चन हो जाएगा। पर बी और सी कैटेगरी के जो क्वेश्चन है ना, आप बुक में ही जहाँ पे भी आप सॉल्व करते हो ना, वहाँ लिख लिया करो ए बी सी, कैटेगरी लिख लिया करो क्वेश्चन की। बी और सी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने, और उसमें भी आप क्वेश्चन बी कैटेगरी वालों को तो ना आप देख के बोल देना कि हाँ यार इसमें एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था, या इसमें तो ये मिस्टेक हुई थी, तो उसको भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर सी कैटेगरी आपको हाथ से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फेब में आपको अपना कोरा कागज टेस्ट करना है और कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी के क्वेश्चन रिवाइज करना। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता था, जो कि सारे नीट के टॉपर्स करते हैं, कि वो जेई मेन का एग्जाम जरूर देते हैं। तो आप भी जैसे जेई मेन 1 की डेट आएगी ना, आप भी वो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देना और जाके दे के आना। अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को इवैल्यूएट करना, इससे आपका नीट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये करना है आपको। लिखो, करोगे, लिखो आई विल गिव जेई मेंस। अब आगे आपकी प्रिपरेशन का फेज 3। इसमें अगेन आपको सारे फॉर्मूले और आपके जो मैंने 4 चीज़ें, सारे फॉर्मूले यानी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के, उसके अलावा जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, जूलॉजी, बॉटनी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन चारों के जो आपने नोट्स प्रिंट आउट करवाए थे उसको फिर से एक रीडिंग देनी है। और जहाँ जहाँ आपको नीड फील होती है, जहाँ जहाँ ब्लरीनेस आती है, वहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों का कोरा कागज टेस्ट करना है। बाकी सब देखो अब आपको डाइजेस्ट हो चुका है, आपकी मेमोरी में बैठ चुका है वो। और इस फेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फेज 3 में ही करने। फेज 3 माने मार्च, पूरे मार्च के महीने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देने हैं सारे। और आपको एक और बात बता दूं, बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो है ना, वो आपको इंस्टेंट में होने चाहिए। आपसे आपने क्वेश्चन देखा सॉल्व, क्वेश्चन देखा सॉल्व, क्वेश्चन देखा सॉल्व, उसमें बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको अपनी मेमोरी को भी ऐसे ही ट्रेन करना है। तो जो मैंने आपको कोरा कागज टेस्ट बताया ना, वो आपकी मेमोरी को ऐसे ही ट्रेन करेगा, क्योंकि आपकी मेमोरी में जाके पीछे खोद के वो लेके आ रहा है कॉन्सेप्ट को। और आप एग्जाम में भी तो यही कर रहे होगे कि आपको जब कॉन्सेप्ट सामने आ गया, कॉन्सेप्ट का नाम आपको क्लिक कर गया, तो एकदम से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए और तभी आप तुरंत उसका आंसर। नीट इज अ वेरी वेरी हाई स्पीड एग्जाम। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आप सिर्फ 5 साल के मत करना, क्योंकि जो 5 टाइम्स ड्रॉपर है ना, उसने भी वो कर ही रखे हैं, एग्जाम सेंटर में किए हैं इनफैक्ट उसने। आप पिछले 10 साल के PYQ यूज करो। फेज 4 यानी अप्रैल, उसमें क्या करना है, ये फेज मॉक टेस्ट को डेडिकेटेड रहेगा। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि फेज 1 में आपको मंथ में 2 मॉक टेस्ट देने हैं। फिर फेज 2 यानी फेब में आपको वीक में 1 मॉक टेस्ट देना है। फेज 3 यानी मार्च में आपको वीक में 2 मॉक टेस्ट देने हैं। और फेज 4 यानी अप्रैल, इसमें आपको 1 वीक में 3 मॉक टेस्ट देने हैं। ये पूरा फेज ही मॉक टेस्ट को डेडिकेटेड रहेगा। 200 मिनट्स, 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट देना है और 3 घंटे 20 मिनट का एनालिसिस भी आपको करना है। वैसे कुछ नहीं पता, क्या पता रात को आपको नोटिफिकेशन आ जाए, भगवान ना करे, और नोटिफिकेशन आ जाए कि 3 घंटे ही है अब एग्जाम। वीक में आप 3 दिन तो मॉक टेस्ट दोगे, बाकी 4 दिन क्या करोगे? बाकी 4 दिन आपको रिविजन्स करनी है। जहाँ जहाँ आपको ऐसे मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपका क्या भूल रहे हो, क्या क्रैक्स हैं। तो आप उन चीज़ों को उठा के रिवाइज करते चलो। अब देखना अप्रैल के बाद आपका सारा टिप्स पे आ जाएगा और मॉक टेस्ट देने की आपको आदत पड़ जाएगी। और इसके बाद मई में आपका एग्जाम आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका इस बार आखिरी अटेम्प्ट होगा और इसमें आप जीत करके ही बाहर निकलोगे। मेरी गाइडेंस हेल्पफुल है अगर, और NTA से आप नफरत करते हो तो आपको नहीं लगता नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम निशांत टेस्टिंग एजेंसी हो जाना चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हो तो कॉमेंट्स में लिखो निशांत टेस्टिंग एजेंसी। और अभी तक हम नीट के सिर्फ उन्हीं एस्पिरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं जिन्होंने ईमेल के थ्रू या अदरवाइज जेई एस्पिरेंट्स के बीच में घुस के हमें रीच आउट किया और फिर हमें उनका
का मेंटोरशिप प्रोग्राम बनाना पड़ा। मुझे था कि मैं सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए इसको ओपन तब तक नहीं करूंगा जब तक ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो जाएगा। बहुत जल्दी इसका लॉन्च वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, बट आई एम श्योर कि बहुत स्टूडेंट्स वेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस फॉर्म पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। आपको एक काउंसलर का कॉल आएगा जो आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने में हेल्प कर देंगे। जेई के अंदर जो मैंने बेस्ट रैंक निकाली है वो है ऑल इंडिया रैंक 28। नीट के अंदर जो बेस्ट रैंक मैंने निकाली है वो है 105। मुझे अब नेक्स्ट रैंकर चाहिए नीट के अंदर अंडर 100 वाला, और जेई के अंदर मेरा टारगेट है ऑल इंडिया रैंक 1। तो आप में से जो AIR अंडर 100 लाना चाहते हैं नीट 2025 में, वो कमेंट करो AIR 100। आपको नीट को लेकर के जितने भी और सवाल हो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं उन सब पर वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियोस आपके नीट के स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देंगे और एक दिन आप अपने पेरेंट के सामने व्हाइट कोट में खड़े होगे। उस सीरीज की एक भी वीडियो आप मिस ना करो, उसके लिए व्हाइट कोट की कसम चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अगर इस वीडियो पर 2000 कमेंट्स आते हैं तो मैं नीट के लिए रेगुलर स्ट्रेटजी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।